स्टडी द क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए है। Study the given table and answer the question that follows. The following table shows percentage distribution of students studying in 6 classes A to F of a school and shows the ratio of boys to girls among them. Number of students studying in all 6 classes together is 600. तो टोटल कितना दिया है आपका? 600 दिए हुए हैं। 600 रेशियो कितना देखो, क्लास ए बी सी डी ई एफ और परसेंटेज कितनी है? 20%, ए का, बी का 12%, सी का 16%, डी का 15%, ई का 21% और एफ का 16%। रेशियो कितनी है? 3:2, 3:1, 5:3, 8:7, 4:3, 1:1। अब क्या बोला है? या यहाँ इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे। इफ P and Q are the differences between the number of boys and girls in class A and class C respectively, then the percentage of P with reference to Q. तो क्या बोला है? P and Q are the difference between the number of boys and girls in A. तो A में हम क्या देखते हैं? टोटल कितने स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट्स है 20% और बॉयज इस टू गर्ल्स कितनी है? 3:2 है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर निकालेंगे क्लास ए में तो कितना 20% है और टोटल कितने है? 600 है, क्योंकि बोला गया ना कितने स्टूडेंट बच्चे कितने हैं? टोटल 600 है। हाँ, टोटल स्टूडेंट्स आर 600 और 20% कितनी है आपका? स्टूडेंट्स है और रेशियो कितनी है? 3:2 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए फॉर क्लास ए student is equal to total student is equal to number of student is equal to कितना होगा? 20% ऑफ 600। तो 600 का 20% कितने होंगे? कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू 20/100 इंटू 600, कैंसिल आउट, इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 120। तो रेशियो कितना बोला है आपका? 3:5 बोला है। तो बॉयज इज इक्वल टू बॉयज की रेशियो कितनी है? बॉयज की रेशियो 3 है, गर्ल्स की कितनी है? 2 है। तो जब बॉयज निकालेंगे तो बॉयज का रेशियो बाई सम ऑफ रेशियो, तो कितना होगा? बॉयज की रेशियो कितनी है? 3/3 + 2, ये हो जाएगा आपका सम ऑफ रेशियो इंटू क्या होगा? 120, क्योंकि टोटल कितने बच्चे हैं ए में? ए क्लास में 120 है। तो 3/5 इंटू कितने होंगे? 120। इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू 24 होगा, इज इक्वल टू 3 × 24 इज इक्वल टू 72। तो बॉयज कितने होंगे? 72। अगर 72 बॉयज हो गए तो गर्ल्स कितने होंगे? सिंपली हम इसको माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू पूरा कितने थे आपका? या तो आप रेशियो से निकाल लो, बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितनी है? 2 है, तो 3 + 2 रेशियो बाई सम ऑफ रेशियो इंटू 120, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 2/5 इंटू 120 कैंसिल आउट करोगे तो कितना होगा? 24 इज इक्वल टू 48। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर
120 से अगर आप 72 माइनस करोगे तो भी आंसर आ सकता है, क्योंकि टोटल तक तो 120 है आपका क्लास ए में। इससे बोला है ना कि क्लास ए में कितनी है, रेशियो 20% है, तो 120 हो गया। तो 120 से अगर आप 72 माइनस करोगे तो भी कितना आएगा, 42 आएगा। तो फिर कितना आएगा आपका, गर्ल्स निकल गया आपका। अब क्या पूछा गया है कि P and Q are the differences between the number of boys and girls in class A and class C in case respectively. Then the percentage of P with reference to Q. तो इसको हम निकालेंगे आगे परसेंटेज में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन C निकालेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास C कितना होगा आपका, कितना दिया है, C में 16% दिए हुए हैं, 16%। कोई डाउट तो नहीं है। और रेशियो कितना दिया है आपका, रेशियो दिया है No, sir. 5:3 दिया है। तो फाइंड करेंगे 16/100, 16% अब एक्चुअली होगा 16% ऑफ 600 इज इक्वल टू 16/100 इंटू 600। ये कैंसिल आउट, 16 इंटू 6 कितना होगा, मल्टीप्लाई करो 96। तो टोटल कुल बच्चे कितने हैं 16% में 600 का कितना होगा, 96 हो गया। इसमें बॉयज निकालेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी इज इक्वल टू कितना होगा, रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो दिया है आपका 5:3, यानी रेशियो बाई सम ऑफ रेशियो, यानी 5/5+3। समझ आ गया, 5/5+3 इंटू कितने होंगे, इंटू होंगे 96, क्योंकि टोटल कितने हैं 96 है, इज इक्वल टू 5/8 इंटू 96। काटेंगे कितना होगा आपका 36। आप P निकालेंगे। सो P और Q, P क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, P and Q are the differences between the number of boys and girls in class A and class C। तो हम P निकालेंगे तो P कितना हो जाएगा, P is equal to 72 minus 48 कितना होगा, इज इक्वल टू 24। और Q कितना होगा, Q इज इक्वल टू 60 minus 36 is equal to 24। Hence required percentage 24/24 into 100%। Cancel out 100%। क्या होगा, कौन सा करेक्ट होंगे आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो। कोई डाउट, समझ आ गया। 100%. No, sir. जी sir. अगला क्वेश्चन, इन द गिवन पेयर ऑफ क्लासेस which two classes have an equal number of boys in them। ऑप्शन ए है A and C, ऑप्शन बी है C and F,
ऑप्शन डी है सी एंड एफ, ऑप्शन सी है डी एंड एफ, और ऑप्शन डी है ई एंड एफ। जैसे मैंने निकाला अभी नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का, निकाल के बताइए। आपको चेक क्या करनी है? ए बी, ए चेक करनी है, सी चेक करनी है, एफ चेक करनी है, डी चेक करनी है, बस यही है इसी में से। हम तो दो तो हम निकाल ही दिए हैं। कोशिश करो कौन से होगा इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन द गिवन पेयर ऑफ क्लासेस विच टू क्लासेस हैव एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज इन देम। कौन से दो क्लास ऐसे हैं जिसमें बॉयज की संख्या क्या है? इक्वल है। कौन सा आया आंसर? सर 18 इसका हुआ। चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो कैसे निकालेंगे। ए का तो हम निकाल चुके थे। बी का कितनी है? 12% बच्चे हैं, और बॉयज की रेशियो कितनी है? 3 है। तो क्या करेंगे? पहले हम 12% निकालेंगे 600 का। उसके बाद बॉयज का नंबर कैसे निकालेंगे? रेशियो बाई सम ऑफ रेशियो इंटू 100, यानी कि रेशियो कितनी इंटू आपका जो 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 टोटल जो आपका जो वैल्यूज आएंगे 12%। बॉयज की रेशियो कितनी है? 3, और फुल टोटल रेशियो कितना होगा? 3/3+1। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। फॉर क्लास बी, बी क्लास के लिए निकाल रहे हैं। टोटल कितने? 12% है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 12% ऑफ 600। 12/100 इंटू 600 कैंसिल आउट करेंगे, कितना होगा? 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72। 72। अब इसमें हम बॉयज निकालेंगे, तो बॉयज का कितना आएगा? नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी कितना आएगा? रेशियो कितनी है? 3 है बॉयज का, 3/3+1, और बच्चे कितने हैं? इंटू 72, रेशियो बाई सम ऑफ रेशियो इंटू टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 3/4 इंटू 72। कैंसिल आउट करो, कितना आएगा? 18। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 18 3 जा, कितना हो गया? 18 3 जा 54 आएगा ना? 54। हाँ, तो बॉयज के तो 54 हो गए। अब गर्ल्स निकालेंगे, या तो आप माइनस कर दो, या तो आप रेशियो से निकाल लो। गर्ल्स की रेशियो कितनी है? 1/3+1, क्योंकि 3:1 था, इंटू कितना होगा आपका? 72 इज इक्वल टू 72/4 इज इक्वल टू 18। ये आपका किसमें निकल गया? हमने इस पे निकाल लिया बी। बी का निकाल लिया। सी का तो हम निकाल ही चुके थे लास्ट क्वेश्चन में। तो इन क्लास डी निकाल लेते हैं। इन क्लास डी
कितने परसेंट है क्लास डी में? 15% है। तो क्या निकालेंगे? 15% ऑफ 600। नंबर ऑफ स्टूडेंट is equal to 15% of 600. 15 by 100 into 600. Cancel out is equal to 15 into 6 is equal to 90. तो कितना होंगे? 90 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज बॉयज का रेशियो क्या था? डी में रेशियो था आपका 8:7। बॉयज और गर्ल्स कितना था? 8:7। तो रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो मतलब 8/8 + 7 इज इक्वल टू 8/8 + 7 टोटल कितने हैं? 90 इज इक्वल टू 8/15 इंटू 90। कैंसिल करेंगे 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 इंटू 8। 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48। तो बॉयज कितना हो गए? 48 और गर्ल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास डी is equal to 7/15 इंटू 90। कितना होगा? 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? इज इक्वल टू 6 × 7 = 42। ये हमारा बॉयज निकल गए कितना? 48। गर्ल्स निकल गए 42। ऐसे 90 से माइनस करोगे तो भी आ जाएगा इसका। और सेम तरह से हम निकालेंगे इन क्लास ई। नंबर ऑफ स्टूडेंट is equal to कितना रेशियो आपका ई में? 4:1 और परसेंटेज कितनी है? 21% है। तो 21% ऑफ 600 is equal to 21/100 इंटू 600। ये क्या होगा? कैंसिल आउट इज इक्वल टू क्या होगा? 21 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? 126। तो 126 क्या हुआ? टोटल स्टूडेंट हो गए इन क्लास ई। नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे। रेशियो कितने है आपका? रेशियो है 4:3। तो रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 4/4 + 3 रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इंटू टोटल वैल्यू 126 इज इक्वल टू 4/7 इंटू 126। कितना आएगा? कैंसिल आउट करो इज इक्वल टू 72।
और गर्ल्स कितने होंगे? सेम तरह से रेशियो बाई, गर्ल्स का रेशियो कितनी है? 3 है, बाई 4 + 3 7 इंटू क्या, टोटल कितनी है? 126, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 54। अगर एक का निकालेंगे इन क्लास, एग्जाम में ये पार्ट बाद में करना, पहले बाकी क्वेश्चन कर लेना, जब टाइम बच जाएगा जितना तब करना है, अगर टाइम कम लगे तो। इन क्लास एफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने परसेंट है एफ के लिए? 16% है, और रेशियो कितनी है? 1:1 है। इजिकल टू क्या होगा? 16% ऑफ 600। समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? 16/100 इंटू 600, कैंसल आउट, 00 इजिकल टू 16 इंटू 6, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? इजिकल टू 96। तो 96 क्या होगा? टोटल स्टूडेंट्स है किसमें? एफ में। इसमें हमारा नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू रेशियो, दोनों को 1:1 है, तो रेशियो बाई सम ऑफ रेशियो इंटू क्या होता है? टोटल वैल्यू, मतलब 96 बच्चे हैं, 96 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 96 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2 और ये 48 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 48 हो जाएगा। बॉयज 48 है, गर्ल्स भी कितना होंगे? रेशियो 1:1 है, इजिकल टू, या तो आप 96 माइनस कर दो, 96 से माइनस कर दो 48, क्योंकि 48 बॉयज है, इजिकल टू 48। ये आपका था क्लास एफ के लिए था। फॉर क्लास एफ, आप अब रिव्यू करो, डी में कितने बच्चे हैं? जितना हमने किया अभी, डी में बॉयज कितने हैं? डी का बॉयज कितना है आपका? नंबर ऑफ बॉयज 48, और बॉयज कहाँ पर है? 48, और कहाँ पे आया था अभी जब हमने कैलकुलेट किया? 48 किसमें? एफ में। गर्ल्स में गर्ल्स आएगा। 48, बॉयज 48। तो डी और एफ में क्या है आपका? बॉयज, सेम नंबर है। ऑफ बॉयज इक्वल है। सो इन क्लास डी एंड एफ, नंबर ऑफ बॉयज आर इक्वल। सर इतना लेंदी लेंदी सम रहेगा जिसको काफी टाइम लग जाएगा। तो 5 ही क्वेश्चंस रहेंगे ना, बाकी तो छोटे छोटे रहेंगे ना, जो बताया तो आपको कि हाँ। एवरेज तो आपका तो टाइम मिल ही जाएगा। सब में तो आपको 1 मिनट नहीं लगती ना, हम्म। तो 180 मिनट दिया जा रहा है, तो 150 क्वेश्चन है, तो 1 मिनट से ज्यादा मिल रहे हैं एवरेज ना। बाकी क्वेश्चन में तो आपको 20 सेकंड में निकाल रहे हो, तो हर क्वेश्चन में टाइम बचेगा ना उसके, इसलिए तो इसके ये बाद में वाले करना। क्वेश्चन में तो ये वाले क्वेश्चन में तो अपने को 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो एकदम बाद में करना क्योंकि ये खाली 5 ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन सही होना चाहिए, इसको एकदम जी बाद में सर। करना। तो अगर आपका मान लो कि अगर 1 2 क्वेश्चन छूट भी जाएगा, तो बाकी क्वेश्चन तो आपका मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे ना। तो जी इसका सर। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन होंगे इसमें।
और बाकी तो आप ट्रिक्स तो आप जानते ही है, शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह। मैं तो इसमें आपको पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो लोग रिकॉर्डिंग में देखेंगे उनको भी दिक्कत ना हो। आप इसको शॉर्टकट ट्रिक्स पे अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी is dash percentage more than the number of girls in class A. तो नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी हमने कितना निकाला, हमने कितना दिया है बॉयज के लिए इन क्लास बी? 12% दिया हुआ है टेबल में बॉयज के लिए। बी के कितने बी के सामने 12% है, 12। हाँ। तो इसको निकालेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी इज इक्वल टू क्या होगा? 12%, 12/100, 12/100 इंटू 600, कैंसिल आउट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72। तो बॉयज कितना होंगे इसमें? बॉयज इज इक्वल टू 3/4 इंटू 72 इज इक्वल टू 54। कितना रेशियो दिया है आपका? 3:1 है, तो 3/3 प्लस 1 54 हो जाएगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास है कितना होगा? 16% है, तो 16/100 इंटू 600, कैंसिल आउट, 00 इज इक्वल टू 96। और एफ के लिए रेशियो कितना? 1:1 है। रेशियो कितनी? 1:1 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो, मीन्स 1 + 1 इंटू 96 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 96 इज इक्वल टू 48। अब डिफरेंस निकालेंगे अगर, तो ये पूछा है ना क्वेश्चन में, द बॉयज इन द क्लास इज परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास है, दैट इज परसेंटेज में निकालनी है हमको। तो पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस इज इक्वल टू 54 माइनस 48 कितना होगा? इज इक्वल टू 6। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालेंगे। सो परसेंटेज रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा आपका? 6/48 इंटू कितना होगा? 100%, कैंसिल आउट करेंगे, इज इक्वल टू 25/4 से काटेंगे, पहले 6 से काट दीजिए, या 2 से पहले काट दीजिए, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। ये 3 से काटेंगे, कितना आएगा? 8 हो जाएगा।
फिर 8 से काटेंगे, मतलब 4 से काटेंगे 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 25 हो जाएगा, इजिकल टू 25/2% इजिकल टू 12.5%। तो कौन सा ऑप्शन सही होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? 12.5% किसमें है? ऑप्शन बी में। थर्ड का बी हो जाए। अगला क्वेश्चन, द एवरेज of the number of girls studying in all 6 classes A to F। तो जितने हमने गर्ल्स निकाल लिए उसको हम क्या करेंगे, ऐड करके इसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे? 6 से डिवाइड कर देंगे। तो A B C D E F सब में जो हम गर्ल्स निकाले, नंबर ऑफ गर्ल्स, उसको सबको ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर एवरेज निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज number of girls in all classes। अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सिग्मा एफ बाई सिग्मा, फॉर्मूला होती है मतलब सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई सिग्मा। या आप टोटल वैल्यू निकाल लो, निकाल के आप उसको नंबर ऑफ जो आपका क्लासेस है उससे डिवाइड कर दो। गर्ल्स इन ऑल क्लासेस, कितने कितने आए थे गर्ल्स के लिए? 48 आए थे पहले, प्लस फिर 18 आए थे बी के लिए, फिर कितना आया था? 36 निकाला था, फिर कितना आया था? 42 निकाला था, फिर कितना आया था? 54 था, फिर कितना था? 48 था। डिवाइडेड बाय कितना होगा? 6। ऐड कीजिए, कितना आया? इजिकल टू 246/6 इजिकल टू कितना होगा? 41। क्या आंसर कितना होगा? 41। चेक करें आंसर कितना है? 41। ए ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल 6 क्लासेस A to F टुगेदर इज। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 5, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज, निकालेंगे ऑल क्लासेस के लिए। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल क्लासेस इज इक्वल टू, ऐड कीजिए बॉयज को, कितना आएगा? 72 प्लस 54 प्लस 60 जो निकाला था हमने ए से लेके एफ तक, प्लस 48 प्लस 72 प्लस 48। ऐड कीजिए, कितना आया? 354। और नंबर ऑफ गर्ल्स तो निकाल लिए थे हमने, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना निकला था? 246। तो इनका डिफरेंस कितना होंगे? 150
डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 354 माइनस 246 इज इक्वल टू 108। कोई डाउट है? 108 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिए हुए हैं। 108 कट ऑप्शन, आउट ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। आंसर से निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 6, the average weight of 25 students of a section of a class, the average student of 25 student of section A of a class is 60 kilogram, whereas मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास ए के 25 स्टूडेंट से उनका एवरेज वेट कितने 60 किलोग्राम है, whereas the average weight of 35 students of section B of the same class is 62.5 kilogram. Find out the average students, the average weight of all 60 students of the class. तो 25 और 35 ऐड करेंगे तो कितना होगा 60 होंगे स्टूडेंट्स। तो सबका एवरेज निकालने के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, टोटल वेट आप निकालेंगे। टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए कितना होगा 25 इंटू 600 इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम। और for and for section B is equal to 35 into 62.5, क्योंकि 35 बच्चे हैं और एवरेज कितने 62.5 किलोग्राम। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा इसका 2187.5 किलोग्राम। अब क्या करेंगे, हम टोटल वेट निकालेंगे। ये हमारा दोनों का निकल गया, तो टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ बोथ क्लास, मतलब दोनों सेक्शन है, बोथ सेक्शन दोनों को ऐड कर देंगे। कितना आएगा ऐड करने पे 1500 प्लस 2187.5 किलोग्राम इज इक्वल टू, ऐड कीजिए कितना आ गया दोनों को ऐड करने के बाद 3687.5 किलोग्राम, ये हमारा टोटल वेट आ गया। सो एवरेज इज इक्वल टू टोटल वेट मीन्स 3687.5 डिवाइडेड बाय कितने बच्चे हैं 60 बच्चे, डिवाइड कीजिए कितना आएगा 61 पॉइंट कितना आ गया
458, जिसको हम ले सकते हैं 61.46 किलोग्राम। आंसर तो 61.46 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? ये ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। तो पहला 6 क्वेश्चन था जो थोड़ा लेंदी था। इसके बाद के क्वेश्चन सब आसान आसान है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। गिवन बिलो क्वेश्चन नंबर 7, तो हम 7 करेंगे। Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion में क्या है? As regards communication, a major function is to build, manipulate and use symbols. और reason में क्या बोला गया है? One of the functions of communications is to entertain the receivers. तो आपके सामने ऑप्शन है, बोथ करेक्ट एंड ऑप्शन ए में बताया गया कि ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और बी में क्या है कि दोनों ट्रू है, ए और बी, ए और आर, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। और सी में क्या है, ए ट्रू है, आर फॉल्स है। और डी में क्या है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। रिगार्ड्स कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होती है संचार का संबंध, क्या होगा बताओ? क्या बोला गया है? एज रिगार्ड कम्युनिकेशन a major function is to build, manipulate and use symbol. तो जब हम संचार का जो संबंध होता है उसके साथ क्या होता है, सिंबल का मतलब होती है। जैसे आप जाते हो कहीं पे, जो एम्बुलेंस का सिंबल होता है ना, एक कम्युनिकेशन तो हुआ है इसमें, तो सिंबल होती है। जैसे आप किसी का लोगो देखते हो तो लोगो क्या दिखाता है? आपके यूनिवर्सिटी का लोगो, आपका ऑफिस का या आपके कंपनी का लोगो क्या सिंबल दिखाता है? उसका उस कंपनी को आपको शो करता है। जैसे रेड क्रॉस है, एक लोगो है, वो क्या सिंबल्स क्या शो करता है? आप खाली खाली सिंबल से ही आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एसेशन जो है आपका ये करेक्ट है। आर क्या बोल रहा है? वन ऑफ द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज टू एंटरटेन द रिसीवर्स। तो कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, एक जो हमारा मकसद ये होती है, एक फंक्शन ये भी होती है कि रिसीवर्स को एंटरटेन करना। ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं है। रीजन जो दिया गया वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। जबकि दोनों ही करेक्ट है अपने अपने जगह पे। हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो एंटरटेन भी करते हैं ना रिसीवर्स को। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8, वर्ल्ड वाइड वेब WWW was invented by whom? ये किनके द्वारा आविष्कार किया गया था? बताओ, ऑप्शन ऑप्शन है। सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप दोबारा एक नहीं, बार अभी रिज्वाइन चली करो। गई। आप रिज्वाइन करो। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये किसके द्वारा, किनके द्वारा आविष्कार किया गया था? ऑप्शन है एलन ट्यूनिंग, या स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स या टिम बर्नर्स ली। ये आविष्कार किया गया था किनके द्वारा? टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये आपका जिसको हम WWW कहते हैं,
जिसमें हम इतने सारे सारे जानकारी का पूरा सागर होती है, इसमें स्टोर होता है, और ट्रिलियंस ऑफ लिंक बनते हैं सर इसमें क्या पेज। स्पेलिंग लिखिए, टिम बर्नर्स ली। हाँ जी, इन्होंने इसको आविष्कार किए थे। ये आपका पहले आपका ये फाइल आपका जो डिसाइडिंग होती थी डिफरेंट कंप्यूटर के जरिए, फिर आपका इसको आ, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लॉगिन करने होते थे इंडिविजुअली, आपका अलग अलग आपका मतलब हर एक कंप्यूटर में। उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आए, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपका डेवलपमेंट हुई। तो सर टिम बर्नर्स ली जो है, ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने इनको इन्वेंट इन्वेंट किए थे, खोज किए थे, और पूरा क्रांति आ गई थी वर्ल्ड वाइड वाइड वेब में। वर्ल्ड वाइड वेब के खोज से ये 1990 में इसके इसके वो आपका आविष्कार किया गया था। आप डेट भी याद रखना, कभी अगर डेट पूछ ले तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ द ग्राउंड थ्योरी? तो ग्राउंड थ्योरी का प्रोडक्ट क्या होती है? आपके इसमें 5 आपको बातें बता स्टेटमेंट से आपको एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क ए में दिया गया है, बी में दिया गया है कॉन्सेप्ट्स, हम क्वेश्चन 9 कर रहे हैं। सी में दिया गया है हाइपोथेसिस, डी में दिया गया है एट्रीब्यूट्स ऑफ ए कैटेगरी, और ई में दिया गया है थ्योरेटिकल डायल्यूशन। फिर आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। ए में क्या है? ओनली ए बी सी। और बी में क्या है? बी सी डी। सी में क्या है? सी डी ई। और डी में क्या है? ए बी ई। तो सबसे सर पहले आप ग्राउंडेड थ्योरी मीन्स क्या हुआ? ग्राउंडेड थ्योरी वो होता है कि जब कोई चीज नई चीज आती है, एकदम एकदम नया दुनिया में जब आता है, तो एक समस्या आती है, तो उस समस्या को डेवलप करने के लिए हम एक थ्योरी को जनरेट करते हैं। जैसे मान लो कोविड आया, कोविड के बारे में किसी को पता ही नहीं था, पहले पहले पता था? नहीं पता था। अब जब कोविड आया तो वो कहाँ से आया, क्या उसका मतलब लक्षण है, और क्या चैलेंजेस है, उसके लिए सारे थ्योरी क्या था, एकदम पूरा नया था। तो साइंटिस्ट ने उसको स्टडीज किए, उसका एक थ्योरी थ्योरी डेवलप किए। तो इस तरह की जो समस्या आती है, जो पहली बार आती है, और उसके बारे में जब हम शोध करते हैं, अब एक थ्योरी डेवलप करते हैं, उसे कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। जैसे अभी अगर कोई कैंसर पे काम करेगा, तो कैंसर तो बहुत मतलब लंबे समय से इस पर काम चल रही है, तो इसका जो थ्योरीज आपका ऑलरेडी डेवलप्ड है। लेकिन ऐसा कुछ नया कुछ समस्या आ जैसे कि कोविड आ गया था, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसको स्टडी करने के लिए एक जो बेसिक थ्योरी डेवलप जब की जाती है, उसे कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। तो इसके लिए कौन से आप देखो कि क्या नहीं हो सकता। सर इसमें तो मेरे को लग रहा है जैसे अगर आपने जिस हिसाब से ग्राउंडेड थ्योरी का वो बताया उस हिसाब से एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ए तो कट ही जाएगा। जब ए कट हाँ। जाएगा तो ए के साथ क्या क्या है? एक देखो, आपने कितना से समझा ना। आपने क्या देखा? केवल वर्ड को, मीनिंग को, क्वेश्चन के मीनिंग को आप समझ जाते हो, तो आधा काम उसमें आपका हो जाता है पूरा। तो क्या हुआ? ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन डी कट गया, डी भी कट गया। बचा क्या? बी और सी बचा। अब बी और हम्म। सी में क्या कॉमन है? बी में बी सी डी बोल रहा है, और सी में क्या बोला? सी डी ई बोल रहा है। यानी सी और डी दोनों में कॉमन है, तो सी और डी तो हाइपोथेसिस होना भी ही है। कट जाएगा। हाइपोथेसिस भी कट जाएगा। क्यों? ऑप्शन बी में क्या क्या है देखो? एक तो ऑप्शन ऑप्शन बी में बी सी डी है। बी अरे सी डी है। अरे स्मार्ट तरीके से देखो, ऐसे मत सोचो। ऑप्शन बी और सी में करेक्ट होगा ना? बी और सी में से एक करेक्ट होगा। तो बी में क्या क्या बी दिया और है? डी तो है ही, एक कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेसिस है। एक मिनट सुनो। हाँ। बी में क्या क्या दिया है? बी सी डी दिया है। हाँ। और सी में क्या दिया है? सी डी दिया है। हाँ। दोनों यानी में कि कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? सी और डी कॉमन है। तो फिर तो दोनों होना ही होना है। हाँ हाँ, मतलब बी में और ई में से कटेगा। बस यही यही देखना है। आपने कभी क्या बोला? हाइपोथेसिस नहीं होगा, तो ऐसे कैसे बोल हाँ सकते हो हाँ जब नहीं, आप हाँ ये हाँ हाँ, वो अब नहीं देखा नहीं। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, तो आप देखो कि दोनों में से कॉमन क्या है। जो कॉमन है दोनों में से एक करेक्ट होगा ही, और जो हम्म। कॉमन है वो तो होना ही होना है। तो यहाँ से क्या हुआ? अगर आप भाई, हाँ एक बार बताओ,
आप बिना हाइपोथेसिस का थ्योरी कैसे कैसे आप मतलब डेवलप करोगे? हाँ सही है सर। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर तो ऐसे भी हम्म। सोचोगे तो भी मतलब आपका बिना हाइपोथेसिस के कोई आपका थ्योरी डेवलप नहीं होगा। और अगर आप इसको अगर नहीं सोच पा रहे हो तो भी देखो ऑप्शन बी और सी में कॉमन दोनों में क्या है, दोनों में सी और डी कॉमन है, तो सी और डी तो होना ही होना है। हम्म। आपको देखना है कि बी होगा कि ई होगा। अगर बी होगा तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अगर ई होगा तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ई में क्या बोला है? थियोरेटिकल डायल्यूशन। तो थ्योरिकल थियोरेटिकल डायल्यूशन और ये उसमें दिया कॉन्सेप्ट। हाँ, तो कॉन्सेप्ट के बिना क्या होगा? कॉन्सेप्ट तो चाहिए ना किसी भी चीज को हाँ डेवलप करने के लिए। थ्योरिटिकल ये तो ये डायल्यूशन नहीं ई होगा। ई नहीं हो सकता। तो क्या हो ई जाएगा नहीं आपका? होगा, ई कट ऑप्शन जाएगा। बी हो जाएगा। हाँ देखो इस तरह से जब करते हो आप तो सही से पहुंचते कि नहीं पहुंचते? बिल्कुल सर, पहले रॉन्ग आंसर एलिमिनेट कर देते हैं तो फिर पहुंच जाते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आपको सब कुछ आ ही जाए, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से करने होते हैं। जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें आपका स्मार्टनेस बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखो आपको एक तो तरीका होता है कि आप अगर आप समझो कि बिना हाइपोथेसिस के बिना कंसेप्ट के तो कुछ बन ही नहीं सकता ना, कैसे बनेगा आपका कोई थ्योरी? अगर आपको ये समझोगे तो अपने आप हो जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप देख लो, इस तरह से आप एक मतलब ट्रिकी तरीके से अप्लाई करो तो अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इस तरह से कूट बने होते हैं, और कूट वाला क्वेश्चन करना सॉल्व करना बड़ी आसान होता है। अगर आपने रॉन्ग आंसर या रॉन्ग पार्ट को एलिमिनेट कर दिया, और जैसे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो होना ही होना है, तो जहां पे बी नहीं है वहां पे काट दो। तो बी कहाँ पर नहीं है? बी आपका सी में तो बी है ही नहीं है, ऐसा भी निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट के बिना तो नहीं हो सकता ना। हम्म। तो ऐसे भी आपका सी ऑप्शन कट ही जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम्स जो होते हैं एग्जाम में सच में ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन सबको आ ही जाए। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से एक इंटेलिजेंट तरीके से अगर जाते हो करते हो तो काफी कुछ उसमें से आपको नहीं भी अगर आएगा तो भी आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं होता कि सबको सब कुछ आ ही जाए, लेकिन आप तब भी आप पहुंच सकते हो आंसर तक। इसीलिए बोल रहे हो, देखो ये सब क्वेश्चन करना, डीआई का क्वेश्चन कितना समय लगा कि नहीं लगा करने में, कितना टाइम लग गया। लेकिन ये सब क्वेश्चन कितने कितने छोटे में हो जाती है, तो इसलिए सबसे बहुत पहले जल्दी हो जाएगा। आप इन सबको सॉल्व करना। डीआई वाले क्वेश्चन तो बाद में करना, जितना टाइम बचेगा उतने में कर देना। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक दो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे तो आप इसको तुक्का मार के आप उसको कर सकते हो, लेकिन क्योंकि उसमें एक दो क्वेश्चन का ही आपका वो रहेगा आपका, लेकिन बाकी सब तो करेक्ट हो जाएगा ना। तो बाकी सब करेक्ट करने के बाद उसके बाद आप डीआई करनी। Question number 10. Both qualitative and quantitative research are concerned with ऑप्शन ए है डेटा रिडक्शन, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल सेटिंग्स, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा, ऑप्शन डी है सोशल फैंटेसी। ये क्वालिटिव और क्वांटिटिव दोनों बोल रहा है रिसर्च में। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दोनों क्या करता है, डेटा को आपका रिडक्शन करता है, छोटा करता है। ये दोनों ही जो आपका किसी यहाँ तो आपको डेटा के बारे में बता दिया गया है। इसका जो जो मेन जो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है मैं आपको समझा देता हूँ। किसी और क्वेश्चन में अगर किसी और तरह से पूछे जाए तो आप उसमें बता सकते हो। ये दोनों ही जो होता है वो डेटा को क्या करता है, आपका रिडक्शन करता है। ये दोनों ही आपका जो किसी और पेपर में पूछा गया था, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दोनों क्या करता है, ये कंसर्न होता है किसके लिए? आंसरिंग ऑफ ए रिसर्च क्वेश्चन। शोध के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ये दोनों क्या होती है, ये आपका रिलेटिंग होती है डेटा एनालिसिस किसी रिसर्च लिटरेचर के लिए। ये दोनों क्या होती है, आपका वेरिएशन होता है किसके लिए, आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है, या आपका जो जैसे कि आपका स्प्रिंग बोर्ड हो गया किसी एनालिसिस करने के लिए इनके ऊपर। ये दोनों जो होती है इंश्योर करता है कि जो डेलिबरेट डिस्टोर्शन होती है ये इस तरह की चीजें ना हो। और ये दोनों ये करता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होती रहे, मतलब ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी का जो इम्पोर्टेंस है वो बनी रहे वो।
मतलब ये कोशिश करता है कि क्वेश्चन जो है आपका, जो इसका जो आपका एरर्स वगैरह कम से कम हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ये आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसमें से क्या आती है, एक पार्ट आपका आता है डेटा रिडक्शन, तो ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। इसमें आपको दिया गया है स्टेटमेंट्स, सोशल प्रेशर, रिसर्च टॉपिक, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च मेथड, कंपैरिजन विथ फेलो रिसर्चर। तो ये यहाँ पे क्या बताया गया है, कुछ स्टेटमेंट्स में क्या बताया गया है, क्वेश्चन क्या है, which of the following are of practical significance of research। रिसर्च के जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, ये इनमें से क्या क्या है। तो सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव, रिसर्च टॉपिक, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च मेथड, कंपैरिजन विथ फेलो रिसर्चर। जो रिसर्च जो बाकी लोग कर रहे हैं उनके साथ कंपैरिजन, आप इसमें से आपको चूज करनी सही है। तो तो पहले ये सोशल प्रेशर हट जाएगा। हाँ, तो ए तो आपका हट ही जाएगा। ए अगर हटेगा तो ए किसमें है, ए ऑप्शन ए कट में गया, है, बी में है। बी में कट गया, दो ऑप्शन तो आपको कट गया। देखो कितना आसान हुआ हम्म कि नहीं हुआ। हम्म फिर क्या बोल रहा है आपका, सी और डी बचा है, और सी और अब डी में सी से और डी पहले में क्या कॉमन देख कॉमन है, लेते हैं। कॉमन देख लेते हैं, सी और डी कॉमन है। सी और डी को कॉमन है तो सी और डी होना ही होना है, उसको चेक होना ही ही नहीं होना है, करना है। सी और डी होना ही होना है। तो अब बाकी अपने को बी देखना है और बी ई। में और ई में, रिसर्च टॉपिक और कंपैरिजन विथ फेलो रिसर्चर, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। क्या पूछा गया है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। तो इसमें मेरे ख्याल से है ना, कंपैरिजन विथ फेलो रिसर्चर आएगा। रिसर्च टॉपिक, टॉपिक तो ले ही लिया है ना अपन ने पहले ही, टॉपिक। तो कौन से होंगे इसमें, आप देखो सी होंगे कि डी होंगे, मतलब ऑप्शन सी के ऑप्शन डी। सर बी मुझे सी, ई लग रहा है। ऑप्शन डी लग रहा है आपको। ई ई ई में से और बी में से सिलेक्ट करना है ना। डी मतलब तो यहाँ पे ऑलरेडी है। आपको, यहाँ आपको दो ऑप्शन है, सी और डी में चूज करनी है ना आपको, सी और डी में हाँ, बताइए कौन से होंगे। सी और डी में से नहीं सर, सी और डी तो देखिए ना कॉमन है ना। अरे वो सी डी नहीं बता रहा हूँ, ये अच्छा, ऑप्शन ऑप्शन बता रहा बोल हूँ। रहे हैं आप, हाँ। ऑप्शन बोल रहे हैं। हम्म। मुझे सी वाला लग रहा है। देखो बी में क्या बोला है, रिसर्च टॉपिक ये चाहिए चाहिए होता है। सी में क्या बोल रहा है, रिसर्च डिजाइन ये चाहिए चाहिए होता है। अब आपके सामने दो चीजें हैं, एक है रिसर्च मेथड और दूसरा है कंपैरिजन विथ फेलो रिसर्चर। क्या करोगे, कौन सा आपको ज्यादा लग रहा है। आपके जो रिसर्च है वो उसका मेथड आपके लिए इम्पोर्टेंस ज्यादा है, या फिर आपके साथ दूसरा जो कर रहा है कोई साथी नहीं, उनके साथ मेथड ज्यादा कॉम्पिटिशन। कॉमन है। तो ज, ज, क्या दिक्कत था इसको समझने में, बोलो हड़बड़ी क्यों करती हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा समय दो और समझो क्वेश्चन को, कुछ है खुद ही आंसर बता दिया ना। आपने क्यों बोला कि रिसर्च विद फेलो रिसर्चर, आपने पूरा पढ़ा ही नहीं अपनी चीजें को। यही दिक्कत है, इसी को तो सही करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके पास तो दोनों चीज कॉमन मिल गया आपको सी और डी में। आपको खाली चेक करनी है कि ई करेक्ट है कि डी करेक्ट है। तो ई में क्या बोला है, कंपैरिजन विद फेलो रिसर्चर, चलो ठीक है, दूसरे के साथ आपको अपने शोध का कंपेयर करोगे। और डी में क्या बोला है, रिसर्च मेथड। दोनों जब आपने ध्यान से पढ़ा, आपने खुद ही बोल दिया ना कि रिसर्च मेथड, रिसर्च का जो मेथड होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो फिर जी क्या हो सर। जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हम्म ऐसे अगर वहां सोचोगे तो मिल जाएगा आंसर ना। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। 20, 16, 20, 25, 30, 36, 42, 49, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या देखते हो आप इसमें, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। जी 16 सर, क्या होगा, 4 का फोर का स्क्वायर होगा। स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 कितना होता है, 20 हुआ। हम्म 4 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा,
20 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मिला। 20 अगला मिला। फिर क्या है 25, 25 क्या है 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना होगा 30 मिल गया 30। हम्म अगला नंबर क्या है 36 क्या 32 है 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर में 6 ऐड करो कितना आएगा 42 मिल गया। 4 अगला 5 6 7 का स्क्वायर 7 प्लस का 49 49 में क्या ऐड करोगे 49 में 4 नहीं 49 में 7 हाँ तो कितना आएगा 56 आ गया 56 ना समझ आया। हाँ आ गया आ गया ऐसा भी लॉजिक बना सकते हो। दूसरा लॉजिक क्या बनेगा लगातार इंक्रीज करते जा रहे हो 16 में 4 जीरो 20 20 में 5 जीरो 25 25 में 20 60 में 16 में 4 ऐड करो 20 20 में 5 ऐड करो कितना आएगा 25 एक बार और माइनस है एक बार प्लस है -4 है नहीं प्लस है लगातार दो बार एक ही सेम नंबर फिर एक इंक्रीमेंट मतलब 4 प्लस 16 प्लस 4 क्या 20 20 प्लस 5 25 25 प्लस 5 30 फिर 30 प्लस 6 36 और 36 प्लस 6 42 हम्म फिर 42 प्लस 7 49 और 49 प्लस 7 56 ऐसे भी निकाल 56 सकते हैं। कितना आसान था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 के लिए सोलर पॉन्ड्स यहाँ आपको 5 बातें मतलब 5 स्टेटमेंट्स है उसके बाद कोट है प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर पहला बी है आर थर्मल एनर्जी कलेक्टर और सी है यूज सॉल्ट ग्रेडियंट टू इनहिबिट हीट लॉस डी है आर यूज्ड फॉर स्विमिंग इन कोल्ड रीजन और ई है प्रोड्यूस्ड हीटेड वाटर। अब आपको कोड दिया गया है बताइए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप दोबारा पढ़ेंगे इसको एक बार क्या बोला है सोलर पॉन्ड्स आर प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर तो ये तो हो नहीं सकता पोर्टेबल वाटर का तो ये आपका कट जाएगा ये कट जाएगा आपका। फिर क्या बोला है आर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स तो थर्मल एनर्जी कलेक्टर के बारे में बताया गया है तो ये तो होगा। तो जहां पर ए है उसे आप काट दीजिए क्योंकि ए नहीं हो सकता। ए मतलब क्या बोला है प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर ये पोर्टेबल वाटर नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए कट गया आपका और सी ऑप्शन कट गया सी कट गया आपका। अब आप ऑप्शन बी और डी में चेक करोगे तो देख लो कॉमन क्या है इसको छोड़ दो। बी और सी तो कॉमन है तो बी और सी तो होना ही होना है। बाकी के सर ई भी डी भी कॉमन है कॉमन है ई भी डी भी कॉमन है कॉमन डी कहाँ डी कॉमन कॉमन डी कॉमन है ना है डी नहीं कॉमन है ई कॉमन है ना। हाँ बी ए और सी ई तो कट कॉमन गया ई कॉमन है ई यानी बी कॉमन है सी और ई होना ही होना है हाँ। तो बी सी और ई में तो कोई चेक ही नहीं करना तो दोनों में कॉमन है क्योंकि आप टाइम वेस्ट हो जाएगा ना चेक करने से कोई फायदा हाँ नहीं है। हम्म आपको देखना क्या है बी कि डी सी है कि नहीं है डी डी है करेक्ट कि है कि नहीं नहीं है डी है या नहीं है बस नहीं इतना है ही आपको चेक करनी है। तो डी में क्या बोला गया है आर यूज्ड फॉर स्विमिंग इन कोल्ड रीजन तो ऐसा होता है क्या ठंडी नहीं जगह पे होता करेक्ट मतलब ठंडी इनकरेक्ट है जगह पे डी है ही इनकरेक्ट नहीं है होना ये। तो सोलर पॉन्ड्स आपको ये इसका कोई मतलब नहीं बनता। हम्म तो तो क्या ऑप्शन बी बनेगा आपको करेक्ट होगा तो देखा आपने कितना आराम से निकल गया आंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये एक टेक्निक होती है ट्रिक होती है अगर ऐसे करने जाओगे तो हो सकता है कहीं आप किसी जगह पे आप कंफ्यूज हो जाओ और इसमें क्या होगा कि आपको नहीं आते हुए भी क्या होती है आपको आ जाता है डी भी कट ऑप्शन भी करेक्ट हो गई। अगला क्वेश्चन एजुकेशन क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी अ मैन एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन was stated by किसने ये बात कही थी
ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है आपका एम के गांधी, और ऑप्शन डी है श्री अरबिंदो। सर स्वामी विवेकानंद। एग्जैक्टली। आप बताओ इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगा? 10 सेकंड लगा ना? आपका आंसर आता है, आप क्लिक कर दिए। तो 1 मिनट से ज्यादा जो टाइम मिल लिया आपका, 50 सेकंड सेव हुआ कि नहीं वहां पे? इसी के बता रहा हूँ कि ऐसे सेव करते करते जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो काफी टाइम सेव हो जाती है। बाद में आप दोनों पेपर जब आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको करीब 15-20 मिनट टाइम बच जाता है आपका, जो पहले आपका डीआई के 5 क्वेश्चन करने के लिए। ओके। 15 नंबर के लिए बोला गया है द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यूजीसी कवर्स द फॉलोइंग। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दी गई है आपका। क्वेश्चन 15 हम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज यूजीसी क्या कवर करती है? ए दिया है यूनिवर्सिटीज, बी दिया है यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स, सी दिया है एफिलिएटेड कॉलेजेस, डी दिया है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, और ई दिया है नर्सिंग इंस्टीट्यूशन। फिर आपको कोड है। आप बताओ कि कौन सा नहीं हो सकता? बहुत आसानी से कह सकते हो आप। क्या नर्सिंग का कोई काम करता है क्या यूजीसी? सर नर्सिंग नहीं है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट ई नहीं है। कट गया। हम्म। तो ई जहां जहां पर है उसे काट दो। ई तो एक ही जगह पर है, बी कट गया आपका। हम्म। और यूजीसी में और क्या नहीं करता है? सर यूनिवर्सिटीज आएगा। हाँ, यूनिवर्सिटी तो आएगा। और क्या नहीं करता है बताओ? टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ये करता है क्या? नहीं, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं करता। डी कट गया। तो हम्म। जहां जहां डी है उसे काट दो। डी कहाँ पर है? सी डी। में कट गया, डी में कट गया, क्या बचा आपका? ए बचा, ABC देखा यूनिवर्सिटी है। कितना? अब आप ए बी सी देखो, ये करती है। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन क्या कवर करता है? यूनिवर्सिटीज को करता है, और यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट भी करता है, एफिलेटेड कॉलेजेस भी करता कॉलेज है। भी करता है। कितना आराम से निकल गया। हम्म। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि आप जानते हो कि इसके बारे में डिटेल आप पढ़े होंगे कि यूजीसी के ऊपर जो है, आप जब इसको जो आपने उनका कार्य जो आप हायर एजुकेशन यूनिट नंबर 10 में जो आपने पढ़ा आपने इसमें यूजीसी के बारे में, कि एक तो आपको आप बोलोगे, आप इसको याद रखोगे कि यूजीसी के बारे में कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इसका अस्तित्व में कब आया था, एग्जिस्टेंस में कब आया था? 28 दिसंबर 1953। डेट को याद रखना, 28 दिसंबर 1953 में आया था। तो उस समय ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी था गवर्नमेंट की। और इसमें आपका जो पार्लियामेंट का एक्ट था वो किसके जरिए? पार्लियामेंट एक्ट इन 1956 में। इनके जो डिग्री अवार्डिंग के लिए इंस्टीट्यूशन वगैरह के लिए जो कैटेगरी बनाई गई थी वो था, ये पहला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड करना, इनका कोऑपरेट करना भाई सेंट्रल एक्ट होते थे इसमें, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फिर आपका आते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इनकॉर्पोरेटेड कौन से एक्ट के जरिए? जो जो आपका जो प्रोफेशनल एक्ट जो किया गया था स्टेट एक्ट के जरिए, उसके जरिए। फिर आपका आता है ओपन यूनिवर्सिटी, जो इसमें ओपन यूनिवर्सिटी में जो आप देखते हो कि जो इम्पार्ट्स होते हैं एजुकेशन के, जो एक्सक्लूसिवली आपका जो एक डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए जो ब्रांचेस बनते हैं, उनके जो उस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज इत्यादि होते हैं, इनके कारण, जैसे आप जानते हो कि बहुत से आपका डिस्टेंस एजुकेशन है उसके लिए भी। फिर आपका आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। काफी ज्यादा अभी भी है, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी, ऐसे कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। पतंजलि भी आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। तो ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया था एक सेंट्रल और स्टेट एक्ट के जरिए। और इसमें बताया गया था कि एक सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। फिर याद रखना 1860 के अंदर ये कहा गया था कि ये कोई भी अदर जो करस्पॉन्डिंग लॉ जो आपका, जैसे जो आपका पर्टिकुलर जो आपका पब्लिक ट्रस्ट हो गया, कंपनी आपका रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब आपका होती है इसमें सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट। तो ये आपका 1956 में आता है। फिर आपका आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड में क्या होती है?
कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते थे इसको, कि आम, जिसके पास कुछ अधिकार, सीमित अधिकार होते थे, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह असीमित, वो तो उतनी बड़ी मात्रा में नहीं होते थे, लेकिन डीम्ड के पास अपने कुछ अधिकार होते थे। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका जो है एक हाई परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट होते थे, इसके साथ इसमें यूजीसी का साथ संबंध था। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन आपका जो नेशनल इम्पोर्टेंस होती है उसके साथ भी था, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आपका जो आपका डिक्लेयर किया गया था कि नेशनल इम्पोर्टेंस, जैसे कि आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी वगैरह हो गया, ऐसे आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हम एनआईटी कहते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी और फिर एनआईटी, इन सब के ऊपर इन सब के ऊपर इनका वर्क का एरिया है। तो ये सारे आप अच्छे से पूरा पढ़े होगे, और नहीं पढ़े हो तो इसको पढ़ लो इतना अच्छे से, क्योंकि यूजीसी का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरह के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। 16 क्या बताया जा रहा है आपका, द सिंपल इंटरेस्ट accrued of a certain sum is 16 by 25 of the principal sum. If the numerical value of rate of annual interest percent and time in year are equal, what is the annual rate of interest? तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने होंगे इसको पूछा गया है। कंडीशन देके रखा है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसी सम का कितना है आपका 16 by 25 ऑफ द प्रिंसिपल सम। तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मान लेते हैं लेट जो प्रिंसिपल अमाउंट है p इज इक्वल टू, मान लेते हैं ₹100 है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एस आई इज इक्वल टू, निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट 16% 16 बाई, क्या बोला है इसमें, 16 by 25 बोला है ना क्वेश्चन, 25 16 by 25 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। तो 16 by 25 इंटू कितना होंगे 100, काटेंगे ये 4 हो जाएगा, 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। तो कितना हो जाएगा आपका ₹64। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, इसमें बोला है क्वेश्चन में ये, if the numerical value of the rate of interest is annually and the time of year is equal, मतलब टाइम और रेट इक्वल है, मतलब t इज इक्वल टू आर, तो t इज इक्वल टू आर ले लेंगे, गिवन t इज इक्वल टू आर। अगर t इज इक्वल टू आर ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, एस आई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इससे अगर निकालेंगे तो एस आई इज इक्वल टू, क्योंकि आर और टी इक्वल है, तो आर इंटू आर बाई 100, तो पी इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू एस आई। इससे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इंटू एस आई बाई पी। इसे सॉल्व कर लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू कितना हो जाएगा आपका 64, निकाला था हमने सही, इंटू 64 बाई 100 इंटू वही 100, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे इससे, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 64। तो आर इज इक्वल टू क्या होंगे, प्लस माइनस हम नहीं लेंगे, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो अंडर रूट 64 लेंगे, खाली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इज इक्वल टू 8, आर इज इक्वल टू, तो आर कितना होगा 8% हो जाएगा, 8%। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका 8%, ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी।
कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, हम यहाँ तक रखते हैं आज क्वेश्चन फिजिक्स 10 तक, और अगले क्लास में इसको हम आगे और पूरा करेंगे सेकंड पार्ट में। और जी इसको आप ऐसे अच्छे से समझ के करना, तो धीरे धीरे क्या होगा, आ जाएगा बहुत अच्छे से। एक जी एक लाइन को समझो, एक एक लाइन को पढ़ो, एक एक लाइन के मीनिंग को समझो और आगे बढ़ो, तो देखोगे कि एक बार पढ़ के जो है आपका ना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, का टाइम कम लग जाएगा। जी सर, है? उसकी 8, 9, 10 यूनिट भेज दीजिएगा ना, मैं एक बार पढ़ लूंगी। कौन सा? अच्छा ठीक है। पेपर 1 की 8, 9, 10 यूनिट आप बोल रहे थे ना, आप बता देंगे, लेकिन आप बताएंगे उससे पहले मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ लूंगी। अगर आपके पास पहले का कुछ हो तो आप भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके ठीक।